नमस्कार, कड़क इलेक्शन में आपका स्वागत है। और अब बिहार चुनाव का जो अब रफ्तार है बहुत तेज हो गई है और पहले राउंड के लिए जो चुनाव होना है उसका नामांकन की जो प्रक्रिया है वो खत्म हो चुकी है। लेकिन बावजूद इसके अभी तक महागठबंधन का औपचारिक तरीके से, आधिकारिक तरीके से तालमेल की कोई भी खबरें नहीं है और 5 सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच फ्रेंडली फाइट की भी बात है। ये तो ये महागठबंधन की स्थिति है, यानी कि चुनाव मैदान में उतर चुके हैं और महागठबंधन के बीच में वो जो बंधन है ना, वो बंधन नहीं बंधी है। वहीं दूसरी तरफ जो एनडीए है वो पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान पर उतर चुकी है। उनके जितने भी स्क्रू वगैरह कहीं अगर ढीले हुए थे उसको टाइट कर दिया है और अमित शाह के अगुवाई में, क्योंकि अमित शाह आप देखिएगा कि पूरे चुनाव में एक चुनाव इंचार्ज की तरह, प्रभारी की तरह नहीं, पूरी लीड कर रहे हैं। बेशक चेहरा जो भी हो, वहाँ के इंचार्ज जो भी हों, लेकिन अमित शाह ही पूरे जो एनडीए का जो कुनबा को आगे लेकर के चल रहे हैं, लीड कर रहे हैं और बिहार में जीत को इंश्योर करने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। इस बीच में एक और बड़ी खबर आई, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर बहुत तरह की बातें थी। हम भी ये बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो हेल्थ है, उनकी जो हालात हैं, हो सकता है कि इस बार वो सीएम ना बने कोई और। लेकिन फिलहाल बीजेपी ने इस पे पूर्ण विराम लगा दिया है। कहा कि नीतीश ही हमारे फेस हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और वही सीएम बनेंगे, क्योंकि इसका फायदा विपक्षी पार्टियां उठा रही थी और एक कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह से एनडीए में दरार हो जाए और नीतीश कुमार फिर से कहीं अगर तोड़ करके आ जाते हैं तो अगर महागठबंधन की तरफ, तो उनकी जीत इंश्योर हो जाएगी। और कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन था, क्योंकि महागठबंधन की जो प्रॉब्लम चल रही है वो अपना सुलझा नहीं पाए, तो इस तरह की बातें कर रहे थे। तो अमित शाह ने अपनी जो, उन्होंने बड़ा अच्छा किया कि चुनाव से पहले ही इस चीज पे उन्होंने एक तरह से वो लगा दिया, विराम लगा दिया। और ये तो एक पूरी रणनीति है ही, जो एनडीए ने रणनीति बनाई है कि ये चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इस लाइन को लेकर के उन्होंने ये मान लिया है एनडीए ने कि हमारी टेस्टेड लाइन है, हमारी सक्सेस की लाइन है, क्योंकि यही काम उन्होंने मध्य प्रदेश में भी किया, ऐसा ही काम उन्होंने महाराष्ट्र में भी किया। उन्होंने कहा कि इस समय मुख्यमंत्री जो है उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। इसके बाद जो चुनाव की प्रक्रिया होती है, कि विधायक अपना नेता चुनते हैं, वो प्रक्रिया अपनी तरह से होती रहेगी। कौन नेता बनेगा, क्या होगा, आज की तारीख में उनके पास नेता है, यानी वैकेंसी नहीं है। हाँ। तो ये बता करके उन्होंने ना सिर्फ महागठबंधन को इसका जवाब दे दिया है, बल्कि उनको पता है कि इसके पचड़े में पड़ने से बहुत भारी नुकसान होता है और उनकी टेस्टेड लाइन की काट भी नहीं है। जब उन्होंने बोल दिया कि नेतृत्व हमारे पास में है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। और नीतीश कुमार वाकई बिहार में एक ऐसा नाम है, क्योंकि बिहार में जो सबसे ज्यादा राजनीति में हमला होता है वो होता है भ्रष्टाचार को लेकर के। क्योंकि एक लंबे समय से जो बिहार की जनता ने देखा है वो सिर्फ भ्रष्टाचार के एक के बाद एक बड़े नमूने देखे, और इसीलिए जब कभी चुनाव होता है तो भ्रष्टाचार के वेपन ही इस्तेमाल किए जाते हैं कि कौन कितना ज्यादा भ्रष्टाचारी, कौन कितना कम भ्रष्टाचारी। तो बीजेपी ने जहां एक लाइन खींच दी है कि नीतीश कुमार, जिस पर भ्रष्टाचार के व्यक्तिगत तौर पर आरोप तो नहीं लगे, और ये पूरी सियासी गलियारों में इस बात को तो मान्यता है। आपकी इस बात को और दम देने के लिए उसमें जो प्रशांत किशोर बिहार के भ्रष्टाचार पर लगातार वो हमला करते रहे हैं, उन्होंने भी इस चीज को बोला है कि नीतीश कुमार भ्रष्ट नहीं है। यहाँ का सिस्टम भ्रष्ट है, मंत्री भ्रष्ट हैं, अधिकारी भ्रष्ट हैं, लेकिन नीतीश कुमार भ्रष्ट नहीं है। बहुत बड़ी बात कह दी कि पूरे सिस्टम में भी कोई उसमें इन्वॉल्व होकर के भी, यानी उसमें डूब करके भी अनडूबा है। तो प्रशांत किशोर ने यही बात कह दी कि सिस्टम करप्ट है, लेकिन नीतीश कुमार, यही बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है कि अगर भ्रष्टाचार की काली कोठरी में रह के भी अगर किसी का दामन अगर गंदा नहीं होता है तो समझिए कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये देश में अभी जो वर्तमान के राजनीति में कुछ ही नेता हैं जिनके ये वाली बात आती है। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लीड करते हैं, यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और नीतीश कुमार। ये अगर आप नाम पे उंगलियों पर गिने तो कुछ ही ऐसे नाम हैं जिसको आप कभी भी अगर बात करो, किसी भी जनता से अगर बात करो, तो किसी तरह का भ्रष्टाचार से संबंधित या कोई चीज वो कभी उन पर ना दाग कभी लगा है और इस तरह का इमेज है भी नहीं। तो उनमें आप ये समझ लीजिए यही वजह है कि जिस बिहार में लालू यादव के नाम पे चारा घोटाला, इतना बड़ा चारा घोटाला हुआ जिसकी वजह से वो जेल गए और आज भी वो सजा याफ्ता है। और वहां पर रह के ऐसे राज्य में जहां पर किस तरह से लूटा गया, तो इसकी कहानी तो आप सबको पता ही, इस पर बड़े डिटेल में हम नहीं जाएंगे। वहां पर 20 साल से सीएम है नीतीश कुमार, लेकिन भ्रष्टाचार का कोई भी आरोप उनके ऊपर नहीं है। इसीलिए आज वो कहते हैं ना कि एक कहावत है कि जो शेर होता है बिल्कुल बुढ़ा भी हो जाए ना तो घास नहीं खाता है वाली बात है। तो आज भी
किसी भी तरह से वो उस मुद्दे पे आप नीतीश कुमार को घेर नहीं सकते, और इस ताकत को बीजेपी ने हमेशा समझा है। और जब Untouched है, बिल्कुल untouched है बात। कि यहाँ तक कि 2020 में बीजेपी की लगभग दुगनी सीटें थी, फिर भी सीएम नीतीश कुमार, वो उनकी ताकत है। अगर महागठबंधन भी उनको अपनी तरफ खींचता है तो भी सीएम नीतीश कुमार को ही बनाता है, ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि तो है। जो सियासत में होता है ना कि तुलनात्मक रूप से जनता देखती है कि दो अगर पार्टियां या गठबंधन हैं तो वो तौल कर देखती है कि भाई आखिर इसमें क्या गुण दोष है और इसमें क्या गुण दोष है। तो जो दो सबसे अहम बात आती है बिहार के इस चुनाव में, जिस पर जनता बहुत बारीकी से गौर करती रही है और अभी भी कर रही है, और वो ये है कि भ्रष्टाचार का कितना बड़ा मुद्दा रहा है। जहां एक प्रकार लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी भी सीएम रही हैं, वो खुद जेल चले गए, और अब ताजा मामला इस चुनाव के बीच में आईआरसीटीसी का आ गया कि किस तरह से कोर्ट ने उन पर आरोप तय किए हैं, जिसमें तेजस्वी यादव का भी नाम इसमें आ गया, जो कि खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार स्वयं घोषित कर चुके हैं। अगर उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोपों में कोर्ट में मामला तय हो रहा है तो ये एक बहुत बड़ा डेंट है बीच चुनाव। प्रशांत, यहां तक कि जो बिहार में जो बीजेपी के नेता हैं, वहां पर जो बहुत सारे मिनिस्टर, चूंकि नीतीश कुमार के साथ सरकार भी रही है, बिल्कुल बीजेपी के भी मिनिस्टर्स का कितना क्लीन इमेज नहीं है। किसी पे आप अगर ठीक है भ्रष्टाचार का आरोप हो या ना हो, लेकिन इस तरह की ईमानदार वाली छवि बीजेपी भी किसी नेता में नहीं है। और यही वजह है कि वहां पर नीतीश कुमार सेकंड नंबर की पार्टी होने के बाद भी, मतलब बीजेपी से पीछे रहने के बाद भी वहां पर सीएम बनते हैं। और आज भी जब उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, बहुत पूरी तरह से एक्टिव नहीं है, तो आज भी बीजेपी की मजबूरी यही है कि वो नीतीश कुमार को ही आगे करके चुनाव लड़ रहे हैं। ये उपलब्धि, चलिए ये तो नीतीश कुमार की बात हो गई, लेकिन वही अब बात देखिए कि ये जो है कहीं भी तरह से ये तार ही नहीं जब जुड़ रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के, जब ये फोन पर भी इनकी बात नहीं हो रही है, तो ये किस तरह का चुनाव लड़ रहे हैं, ये क्या दिखा रहे, जनता में क्या मैसेज लेकर के जा रहे हैं? ये तो ये इन लोगों का गठबंधन जो है उसको ये महागठबंधन कह रहे हैं, लेकिन इस महागठबंधन को अब महा फ्रेंडली फाइट में कन्वर्ट कर दिया गया है। क्योंकि अब अभी फर्स्ट फेज में ही अब तक की जो खबरें आ रही थी, कम से कम 6 सीटों पर तो कांग्रेस भी के भी उम्मीदवार मैदान में हैं, आरजेडी के भी मैदान में उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो तकरीबन 15 मिनट तक के नीतीश कुमार के साथ में गृहमंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई है, जो इस पूरे चुनाव को एक तरीके से अपने हाथ में कमान लिए हुए अमित शाह। उनकी इस मुलाकात में जो खबरें आई वो ये कि मुख्य रूप से हमें किस बात पर फोकस करना है। सबसे अहम बात ये कि जहां जहां एंटी इनकम्बेंसी की बात हो सकती है वहां पर सबसे ज्यादा नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि जो सीटें हम जीत चुके थे उस पर बहुत पैनी नजर रखनी है। नंबर 1 जो बात नीतीश कुमार को बताई गई है गृहमंत्री अमित शाह की ओर से चर्चा के दौरान कि हमें इस पर बहुत नजदीक से नजर रखनी है और इस पर कदम उठाना है। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि कहीं पर भी ऐसा तो नहीं कि कोई हमारी ही गठबंधन का नेता टिकट ना मिलने की वजह से बागी होकर चुनावी मैदान में अगर उतर गया है, तो इन किन प्रकार किसी भी तरीके से हो उससे बात की जाए। अगर वो गठबंधन की जिस भी दर और किसी भी सूरत में चुनाव में ना आने पाए, उसको किसी भी तरह से आश्वस्त करना उस पार्टी की जिम्मेदारी। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए इनको पता है कि रेबल होने का क्या मतलब होता है। कई चुनाव ऐसे होते हैं जहां पर रेबल आपका बहुत नुकसान करते हैं। विधानसभा के चुनाव में यहाँ का जो जीतने और हारने का अंतर बहुत छोटा होता है। अगर कोई आपका 5000 वोट या 2000 वोट या 1000 वोट भी काट के अगर जाता है तो कई बार हार की वजह बन जाती है। तो इस बात को लेकर यही एक, देखिए हम बार बार जो बात कर रहे हैं कि एनडीए के अंदर चुनाव और रणनीति कैसी होनी चाहिए, और सिर्फ बीजेपी की नजर अपनी सीटों पर नहीं है। एनडीए जहां जहां भी लड़ रहा है हर सीटों का बहुत ही अच्छे से अध्ययन किया गया है, उन पे उस पर रणनीति बनाई गई है, कास्ट समीकरण को देखा गया है, और तमाम चीजें अभी आपको जो प्रशांत ने बताया है कि वहां कोई ऐसा है कि बाकी उम्मीदवार ना, इस तरह से अभी बहुत कम ऐसी खबरें आई हैं। क्योंकि देखिए आपको याद होगा कि जो स्पीकर है, जो मौजूदा स्पीकर है इस विधानसभा के, नंद किशोर यादव, 6 बार लगातार चुनाव जीते हैं पटना साहिब से, और उनका भी टिकट कट गया है। लेकिन उनका स्टेटमेंट देखिए उन्होंने क्या किया। बहुत पुराने नेता है, कद्दावर नेता है, बिहार के रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी कहा है, धन्यवाद ही कहा है चीजों को लेकर के, और आगे की चीजें इस तरह से, क्योंकि नेताओं ने भी कह दिया कि जब एक जगह से जिम्मेदारी वापस ली जाती है तो उनके लिए कोई नई जिम्मेदारी सोच ली गई होती है कि भविष्य में इनका कहां इससे बेहतर इस्तेमाल किया जाना है, अनुभव के आधार पर। यानी कि जो पुराने जो बीजेपी का जो अनुभव रहा है के स्टेट में, आपको याद है हिमाचल प्रदेश में इन्हीं बागियों की वजह से वो चुनाव हार गए थे, जीते तो चुनाव हारे थे, तो बीजेपी ने शायद सबक लिया है और बागियों को भी कंट्रोल करने का उन्होंने पूरा प्लान कर रखा है। लेकिन यहाँ पर तो ये हम बार बार कह रहे हैं कि इनकी तो सब कुछ सही जा रहा है, लेकिन अब ये हम बार बार इसी बात पे अटक रहे हैं कि ये महागठबंधन है क्या, एग्जिस्ट भी कर रहा है क्या? देखिए सबसे अहम बात यह है कि बहुत शुरू में इन्हें यह लगा था कि 20 सालों से नीतीश कुमार सत्ता में हैं। एंटी इनकम्बेंसी इतना बड़ा फैक्टर है कि बस इसके दम पर ही सत्ता परिवर्तन होने वाली, ये सबसे बड़ी धारणा थी बिहार में विपक्ष की, जिसमें कि आरजेडी और कांग्रेस दोनों शामिल हैं। अब
होता ये है कि हमें अपनी तरफ से रणनीति बनाने की जरूरत होती है। कोई ऐसे मुद्दे उठाकर लाने होते हैं जो कि सत्ता पक्ष को कमजोर साबित करे। लेकिन एक धारणा बना करके विपक्ष ये बैठा हुआ था कि 20 साल का लंबा वक्फा बहुत होता है, बस इसी दम पर अब नीतीश कुमार और बीजेपी सत्ता से बाहर होंगे और विपक्ष को जनता खुद ब खुद मौका दे देगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जिन जिन चीजों को एंटी इनकम्बेंसी से जोड़ा जाता है, क्योंकि उधर अमित शाह जैसे एक बड़े चाणक्य नीतिकार हैं उनके साथ में, तो उन्होंने उन बिंदुओं पर पहले ही वर्कआउट कर लिया है कि ये बात कहीं पर भी कारगर साबित ना होने पाए। वहीं दूसरी ओर अगर हम ये देखें कि कांग्रेस और आरजेडी दोनों चाहते तो बहुत पहले ही सीटों का बंटवारा कर चुके होते कि अगर हमें मिलकर लड़ना, क्योंकि सीटें तो पहले से तय थी, दूसरे को पीछे छोड़ना था। लेकिन वहां ये बात मानी जा रही है और अभी भी इसकी चर्चा हो रही है। ऑफ द रिकॉर्ड नेता पार्टियों के यही जानकारी दे रहे हैं कि कांग्रेस के भी वरिष्ठ नेताओं ने जो वहां पर चाहे इंचार्ज हो प्रदेश के, उन्होंने भी तमाम कार्यकर्ताओं के साथ ये बात पहले ही कही थी कि गठबंधन का फैसला अंतिम क्षणों तक होता रहेगा, कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा, लेकिन हमें तैयारी पूरी सीटों पर रखनी है। यही पर अपने उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करने की तैयारी पूरी ओवर रखनी है। कॉन्फिडेंस जो है महागठबंधन को ले डूबा है। बिल्कुल। अभी कम से कम चुनाव के पहले तो ही दिख रहा है। हाँ। जो पहले जो जिन्होंने, जैसे प्रशांत ने बताया कि एंटी इनकम्बेंसी होता है, लेकिन इंडिया ने बहुत ही शानदार तरीके से उसको मैनेज किया है। पिछले 1-2 महीने में जिस तरह से इन्होंने एंटी इनकम्बेंसी पे काम किया, कई सारे जो सीटिंग एमएलए के टिकट्स काटे, सीटों का अदलाव बदलाव किया, इस तरह से करके बिल्कुल। ये बहुत ही रणनीतिक तरीके से किया गया है। उसका एक तरफ, दूसरी तरफ ओवर कॉन्फिडेंट थे तेजस्वी यादव, ओवर कॉन्फिडेंट थे शायद राहुल गांधी, जिन्होंने आखिरी मौके तक ये जो तालमेल वाली चीजें, जो गठबंधन की चीजें छोड़ दी, लेकिन वो बात बन नहीं पाई। और दोनों अब इंडिया से क्या लड़ेंगे, आपस में ही एक दूसरे को पीछे छोड़ने पर लगे हुए हैं। तो नतीजे पे इसका क्या फर्क पड़ेगा, इसका फैसला आप खुद कीजिए। हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। अभी तक आपने अगर कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर जल्दी से सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।